हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सोसाइटी का मॉड्यूल 2020 इनसाइट। हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने इसमें एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है, इंडिया ने मालदीव की मदद की है मीज़ल को आउटब्रेक करने में, मतलब उनका जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ उसको ख़त्म करने में। ठीक है, तो अगर पूछे किसका रिसेंट में क्या है तो वो होगा हमारे पास मालदीव, आंसर में आएगा। ये कॉन्टाजिनस वायरल डिजीज़ है। ठीक है, इसकी वैक्सीन होने के बावजूद भी, मतलब इसके वैक्सीन बोल रही हूँ, इसका मतलब इसकी वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है इवन, उसके बाद भी इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज़, माउथ एंड थ्रोट से। ठीक है जी। जो सीवियर मीजल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, जो पुअरली नरिश यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको होता है, या फिर वो जिनमें स्पेशली विटामिन ए की जो कमी होती है, या फिर वो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। किसके थ्रू वीक होता है, स्पेशली HIV एड्स के थ्रू, या फिर किसी और डिजीज़ के थ्रू भी अगर इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये अटैक कर देता है। ठीक है जी। अब देखिए, ग्लोबल वैक्सीन एक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, मीजल्स और रुबेला है, टारगेट किया गया कि इसको आने 5 सालों में हम 2020 तक ख़त्म कर देंगे, ऐसा WHO ने भी ऐसा कहा है। और रुबेला की बात कर लेते हैं, इसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ये बिल्कुल कंटेजियस है, जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है। यंग चिल्ड्रन और अडल्ट को इन्फेक्ट मतलब चिल्ड्रन और यंग अडल्ट को इन्फेक्ट करता है। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन प्लस टू बैनिस मेजर्स रुबेला बाय 2023 के बारे में बात करते हैं। अडॉप्ट किया गया था 72 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, जो कि दिल्ली में हुआ था। वहाँ पे इतना ही जानने वाला था और कुछ था नहीं वैसे इसमें। H1N1 इन्फेक्शन की बात करते हैं तो H1N1 को हम लोग स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। इसको साथ ही साथ पिग इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हॉक फ्लू या फिर पिग फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ये एंडेमिक है पिग्स में। जो इन्फ्लुएंजा ए है, मतलब H1N1 वायरस है, वो कॉमन कॉज है किसका, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है स्वाइन फ्लू जो है वो यूजुअली जो ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड होता है स्वाइन फ्लू का, वो कुछ बहुत केसेस जो है उसके मिले हुए हैं। ट्रॉपिक क्लाइमेट डिजीज़ जो ये एक जो मतलब जो ट्रॉपिक क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे जो डिज़ीज़ है वो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो आती रहती है, पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड करती है। जैसे कि स्नीजिंग, जैसे कि ठंडी के टाइम पे क्या होता है, वो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है ये हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन। प्रिवेंशन तो भाई इसको तीन ही तरह से, मतलब स्वाइन फ्लू कंट्रोल करने के लिए 3 कंपोनेंट हैं: प्रिवेंशन इन स्वाइन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन टू ह्यूमन एंड प्रिवेंशन टू इट स्प्रेड अमंग ह्यूमंस। बस और तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम। चलिए, अब नेक्स्ट है H9N2 के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन साइंटिस्ट ने जो है डिटेक्ट किया है कंट्री का पहला ऐसा केस जो कि बहुत ही रेयर वेरिएंट ऑफ वायरस से मतलब इन्फेक्टेड है, H9N2, जो कि एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, फिर उसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू, H9N2 बर्ड फ्लू। याद रखिएगा, H9N2 बर्ड फ्लू है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा को और साथ साथ बर्ड फ्लू को, दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों में कॉज है ये। और जो ये पहली बार जो ये आइसोलेट किया गया है पहली बार विस्कोनिसिस जो है US में, वहाँ पे 1966 में, कहाँ पे, टर्की फ्रॉक्स के साथ मतलब से किया गया है। ये ट्रांसमिट कहाँ होता है, एयर ड्रॉपलेट, डस्ट, फीड और वाटर के थ्रू। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। WHO में कुछ गाइडलाइंस दी थी, वही जो देता है हर बार। क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, मतलब IVRI, इवरी मैं इसको बोलूँगी इवरी। इवरी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने डेवलप किया है नया तरह का वैक्सीन कंट्रोल करने के लिए, इसको क्लासिकल स्वाइन फीवर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब CSF। जो अभी के मतलब जो अभी सेल है हमारे पास CSF के, वो एक कल्चरल वैक्सीन, मतलब इंडिजीनियस स्ट्रेन है। ठीक है, एक इंडिजीनियस स्ट्रेन है ये। और नेक्स्ट बात करें कुछ क्लासिकल स्वाइन फीवर वैसे होता क्या है। एक हॉक कॉलेरा फिर क्लासिकल स्वाइन फीवर, जो दोनों नाम से जानते हैं, हॉक कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं इसको। एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो कि डोमेस्टिक और वाइल्ड स्वाइन्स में होता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब ह्यूमन जो है इससे अभी तक हार्म नहीं हुए हैं। नेग्लेक्टेड डिसीज़ की बात करते हैं, जनवरी 30 है 2020, इसको पहली बार वर्ल्ड में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे के जैसे मनाया गया। देखिए होता क्या, जैसे को नाम से पता चला नेग्लेक्टेड, जैसे कि होता नहीं, हमें कभी ज़ुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी कभी कुछ हो गया तो बहुत नेग्लेक्ट करते, चलो भाई सीज़न है अब नहीं होगा तो कब होगा, तो बस यही सब चीज़ें हैं इसमें।
पॉलिसीज़ ऑन नेगलेक्टेड डिसीज़ रिसर्च इन इंडिया। भाई इंडिया में क्या क्या हुआ है भाई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है। बस वही है कि कोई भी अगर मतलब ऐसा किया जाए कि हम सब कुछ कर लें, मतलब सब कुछ टैकल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप देखो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सब कुछ कंटेन कर लो। बस वही है कि नेगलेक्टेड इसको टैकल नहीं कर पाया। नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ 2018 में आई, इसका भी वही सीन था। आप बात करते हैं कुछ ट्रॉपिकल डिजीज़ को हम नेगलेक्टेड कहते क्यों हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखो कहते क्यों है, पहली बात तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली पुअर होती है। जैसे कि आप एक ट्रॉपिकल रीजन में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कौन कौन से एरियाज़ वहाँ पे आते हैं। मोस्टली क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है पुअर होती है, रिमोट एरियाज़ में रह रही होती है, रूरल एरियाज़ में होती है। तो ये पहली बात, उनके पास इतने पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। पहली बात तो रोज़ कमाने खाने वाले इंसान हैं, कैसे कर लेंगे, तो वो नेगलेक्ट ही कर देते हैं। अब देखो डिज़ीज़ जो है वो प्रिवेंटिव भी की जाती है, एलिमिनेट भी की जाती है और ख़त्म भी की जा सकती है। कब, जब हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स को लेके आएँ और जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा सेव करें। रेयर डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पब्लिश की है एक नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 450 रेयर डिजीज़। मतलब 450 रेयर डिजीज़ हैं। पहले ऐसी पॉलिसी प्रिपेयर की गई थी 2017 में, और जो कमेटी थी वो 2018 में, मतलब एक कमेटी अपॉइंट की गई थी इसको रिव्यू करने के लिए 2018 में। 2018 तक रिव्यू भी करना था इसको। ओवरव्यू आप पढ़ लोगे तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बट फिर मैं पढ़ के बताती हूँ आपको क्या क्या था इसमें। देखिए जो इसमें पॉलिसी है वो इंटेंड करती है कि कोई भी अगर डिजीज़ है, रेयर डिजीज़ है, तो उसको आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब उसको मेंटेन किया जाए किसके द्वारा, ICMR के द्वारा उसको जो है वो हम मेंटेन भी करेंगे। अब इस पॉलिसी अकॉर्डिंग क्या, जो रेयर डिजीज़ हैं जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ हो गई, रेयर कैंसर है, और जितने भी डिजीज़ हैं इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगी। हो गया तो हाईलाइट करना था मुझे ये। हाँ जी, हाँ हो गया। अब देखिए 3 तरह की रेयर डिजीज़ को इसमें बताया गया है। पहली बात तो ये जिसको हमें तुरंत क्यूरेटिव ट्रीटमेंट उसमें लेनी ही पड़ेगी, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और डिज़ीज़ जो एक है जिसको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा ट्रीटमेंट में, और जिसकी कॉस्ट भी बहुत जिसमें जो कॉस्ट होगी उस ट्रीटमेंट की वो भी थोड़ी सी लो होगी। और एक तीसरी टाइप की जो क्या होगा, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी और उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी हाई होगी। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि असिस्टेंस दी जाएगी 15 लाख रुपए तक की ऐसे पेशेंट को जो कि रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और उनको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा अंडर किसके, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। ठीक है जी। और वही बेनिफिशियरी जो होगा वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है वो ट्रीटमेंट भी करा सकेगा, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेड बेनिफिशियरी ही होंगे। हम जो है पॉलिसी जो है वो क्रिएट करती है कुछ डायरेक्शन जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिए थे, उनके बारे में बात करते थोड़ा बहुत। ऐसा मतलब हुआ था, ये बैकग्राउंड में है। आप जानते हैं रेयर डिजीज़ है क्या। रेयर डिजीज़ जो है इसको हम कभी कभी ऑर्फन डिजीज़ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। याद रखिएगा ऑर्फन डिजीज़ ये है क्या, ये कोई भी तरह की डिजीज़ है जो कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। रेयर का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम होती है, रेयर का मतलब ये है बहुत कम लोग को इन्फेक्ट करती है। याद रखिएगा। जो मोस्टली रेयर डिजीज़ हैं वो जेनेटिक होती हैं, मतलब वही पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आ जाती हैं और एंटायर लाइफ चलती रहती हैं, और जो जिसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही ईजी जो है अपीयर नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लो, बहुत ही जनरल से हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अभी तक ऐसा कुछ भी मतलब नहीं निकल के आया सामने कि इसको हम यूनिवर्सली किस डिज़ीज़ को हम कह सकते हैं कौन सी रेयर डिज़ीज़ है, कौन सी रेयर डिज़ीज़ नहीं है। जैसे कि यूएस में है रेयर डिजीज़ जो डिफ़ाइन करी गई है कि जहाँ पे कंडीशन क्या हो कि 2 लाख से अगर कम लोग को इन्फेक्ट करती है तो वो रेयर डिजीज़ है। और ऐसे अगर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर ने एक कुछ ऐसी ही डेफिनेशन दी है कि अगर वो 2 लाख से कम लोग को इन्फेक्ट करती है तो भी वो रेयर डिजीज़ होगी। बट अभी तक कुछ मतलब एक पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं दी गई है इसके बारे में। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं यादा वायरस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसमें अल्फ़ा वायरस आता है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, जो कि ईस्टर्न एक्वाइन ये फिर से आ गया एंसीफेलिटिस के बारे में से बिलोंग करता है। नोवल वायरस पॉजेज, जो नोवल वायरस होता है वो ज़्यादा थ्रेट नहीं करता है हमारे ह्यूमंस को,
क्योंकि ये पार्ट है ग्रुप ऑफ वायरसेस का जो कि केवल मस्कीटोज़ को इन्फेक्ट करता है। ठीक है जी। और ये जो अदर वायरस है इसी ग्रुप के उसमें आता है हमारे पास टाइफॉरेस्ट अल्फ़ा वायरस और अगुआ सालूट अल्फ़ा वायरस। फिर है हेमोरागिक सेप्टिसेमिया। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए अभी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अभी कंटिन्यू करते हैं हम ये हेमोग्राफिक सेप्टिसेमिया के बारे में। ये कॉज क्या आता है कुछ सर्टेन स्ट्रेन्स के द्वारा। ये स्प्रेड होता है कांटेक्ट, किसी का कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, क्लोथ है, इक्विपमेंट है, जिससे कि हम उसके टच में आते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या फिर इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया से भी ये हो सकता है। ठीक है जी। अब करीब 40 बेफेलोज जो हैं वो उनकी मतलब डेथ हो चुकी है 4 दिन के अंदर अंदर ही। कहाँ पे? साना डिजीज़ के जो ससेप्टेबल थे साना डिजीज़, इसको हम लोग ये हेमोग्राफिया हेमोग्राफिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। पिगमेंटरी डिसऑर्डर की बात करें तो पिगमेंटरी डिसऑर्डर जो है वो कुछ नहीं है, क्रिटिकल डिफेंस मैकेनिज्म हमारे स्किन का, जो कि हमें बचाती है यूवी रेस से। और एक बहुत ही हमारे सोशल स्टिग्मा है कि सांवला वाला जो सांवला रंग आता है वो इसी की वजह से होता है। मतलब जिनका प्राइमरी पिगमेंटरी डिसऑर्डर अच्छा होता है ना, वो ज़्यादा सेफ़र होते हैं लाइटर स्किन से कंपेयर करें तो। बस इसमें यही कुछ है और कुछ है नहीं। रोटा वायरस की बात कर लेते हैं तो रोटावा C5D जो है एक वैक्सीन डेवलप कर ली गई है और लॉन्च करने की कोशिश चल रही है। इसको डिज़ाइन किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ये जीनस है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का जीनस है जो कि रियोवायरड फैमिली का है। कॉज करता है कुछ सीवियर डायरिया और डेथ भी हो जाती है कुछ बच्चों की, जिनकी एज 5 साल से कम की होती है। ये ट्रांसमिटेड होता है फेकल ओरल रूट के थ्रू, और हम किसी कंटामिनेटेड चीज़ों को छू लें तो भी ये हो जाता है। रोटा वायरस जो है प्रेजेंट होता है एक सिमिलर मैनर में, वैसे ही जैसे कि डायरिया होता है, कोई दूसरा डायरिया होता है, लेकिन ये जो है प्रिवेंट किया जाता है रोटा वायरस वैक्सीनेशन के थ्रू। लिम्फेटिक फिलारिसिस की बात करें तो लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है इसको नेशनल सिम्पोजियम ऑन लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है जब हेल्ड हुआ था इंडिया में, इसकी इस बार इंडिया में हुआ था, तो इसकी थीम थी यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस। ठीक है जी। इसको हम एलिफेंटासिस भी कहते हैं। ये कॉज होता है इन्फेक्शन जो कि पैरासिटिक वॉर्म के थ्रू होता है, जो कि एक लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं। ट्रांसमिटेड होता है पर्सन टू पर्सन मच्छरों के द्वारा। मच्छर भाई बहुत खतरनाक होते हैं, बच के रहो इनसे। WHO ने ऐसा रिकमेंडेशन की है कि 3 ड्रग जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारिसिस के लिए। जो है प्लान ऐसा बनाया गया है कि हम जो ये ड्रग्स हैं इनको हम 2 साल तक कंटिन्यू ही करेंगे, जिससे कि जितने भी थोड़े बहुत सिम्टम्स रह गए हों कुछ लोगों में, जैसे कुछ अडल्ट में रह गए हों, तो उनके आने वाले जनरेशन में ये ना फैल पाए, इसलिए हम इसको 2 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इंडिया ने इसके पहले का जो डेडलाइन है 2015 में इसको इरेडिकेट करने का उसको मिस कर दिया था, लेकिन अब 2017 में 17 वाला जो है इसको करना है, तो करना था वो भी फेल हो चुका है। अब जो है 2020 तक की गाइडलाइन दी गई है, देखते हैं अब क्या होता है। अल्जाइमर डिजीज़ की बात करते हैं, एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि 65 एज से ज़्यादा लोगों को ही होता है। अल्जाइमर जो डिजीज़ में उसमें होता है कि बहुत ही कॉमन है एक तरह से देखा जाए। एक तरह का सिंड्रोम है, कोई डिजीज़ नहीं है। इसमें जो पर्सन होता है उसको थोड़ी सी उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, थिंकिंग स्किल जो है कम हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्वेज के साथ, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बस यही कुछ है। उसका बिहेवियर भी थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है। कोई क्योर नहीं अभी तक अल्जाइमर का, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अभी तक नोन नहीं है। ये बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है और मतलब एक कोई डिजीज़ नहीं है, बस एक डिसऑर्डर है। निमोनिया की बात करते हैं, WHO ने एक सिंगल लार्जेस्ट कॉज बताया है चिल्ड्रन में निमोनिया को। निमोनिया एक जो है प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है, उसके बाद भी एक सिंगल मतलब एक तरह से देखा तो बहुत ज़्यादा डेथ होती है बच्चों में इसी से, सिर्फ निमोनिया के थ्रू ही। ठीक है जी। तो जो निमोनिया है बहुत ही कॉमन कॉज है बैक्टीरिया निमोनिया का, जो कि चिल्ड्रन में होता है, और एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ये एक सेकेंड कॉमन मोस्ट कॉज है बैक्टीरियल निमोनिया का। रेस्पिरेटरी सिंस्टिक्टल वायरस जो है मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है निमोनिया का, याद रखिएगा। आपसे ज़्यादा में ज़रूरत नहीं है, बस था तो मुझे लगा बताना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। चिल्ड्रन और जिनकी बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी एज 65 के ऊपर, वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे को पता है भाई, वैक्सीन ले लो पहले से ही, और हाइजीन को मेंटेन रखो।
नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग के बारे में। कॉज क्या आता है? बैक्टीरिया के बारे में, सब बैक्टीरिया के द्वारा। एनिमल्स में होता है, पर्टिकुलरली रोडेंट एनिमल्स में होता है, रोडेंट्स में होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स या फिर फ्लीज के। मिडिल एज मतलब फिफ्थ से लेके 15 सेंचुरी में इसको हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते थे। इसके बारे में हमने अपने एक कौन सा लेक्चर है, किसी लेक्चर में हमने ज्योतिबा बाई फुले के बारे में बात करी गई है। उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था। तो ऐसी चीज़ों को ना आप रिलेट करके पढ़ना शुरू करो, तो आपको ना चीज़ें पढ़ने में मज़ा भी आएगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आपको ना आंसर राइटिंग करने में ना आपको आपका दिमाग ना भागेगा इधर उधर, हर डायमेंशन का दिमाग जाएगा। जैसे कि देखो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि हमने वो ज्योतिबा बाई फुले वाला ही पढ़ा था। उन्होंने एक इनिशिएटिव, एक हॉस्पिटल मतलब लेके आए थे, वो लेके आई थी। तो बस वही, तो यही होता है आपका यूपीएससी पढ़ने, मतलब यूपीएससी का पढ़ने का फ़ायदा कि आप चीज़ों को ना मल्टी डायमेंशन सोच पाते हो। चलो आगे देखते हैं। आप बुबोनिक प्लेग की बारे में बात करते हैं। तो ये पर्सन के लिम्फेटिक सिस्टम को बात करते हैं, जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेग। ये जो होता है कि ये फैटल हो सकता है, क्योंकि ये 24 से 72 आवर्स के बीच में फैल जाता है और लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ये इकलौता टाइप है जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लड सिस्टम एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे आके वो मल्टीपल हो जाते हैं। ये कौन सा केस होता है? ये होता है सेप्टिसेमिक प्लेग होता है। अगर इसको हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें तो न्यूमोनिक और बुबोनिक प्लेग जो है वो भी बन सकता है सेप्टिसेमिक प्लेग, मतलब बहुत खतरनाक। अगर अर्ली स्टेज में हम इसको पता कर ले कि हाँ हमें ये प्लेग हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंटीबायोटिक के थ्रू। एंटीबायोटिक सिर्फ इनफ नहीं होती हैं, बाकी भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पर्सन को ट्रीट करने के लिए। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की बात करते हैं तो रिलीज़ की गई है बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। इसका ये 14th एडिशन था, ये भी याद रखिएगा। ये जो है वर्सटाइल डेटाबेस बनाती है हेल्थ इन्फॉर्मेशन का। अब इसके हाइलाइट्स क्या आप पढ़ लेना, बहुत ही जनरल से हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके की फाइंडिंग्स क्या है ये देख लेते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है, कितनी इंक्रीज़ हो गई आप पढ़ लेना। जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन था वो एक हमारे इंडियंस में खासकर बहुत ही ज़्यादा एक वो है कि इसके थ्रू ये चीज़ लोगों में ज़्यादा होता है, हाई रिस्क है भाई। डेंगू और चिकनगुनिया जो है बहुत ही ग्रेटर कंसर्न है हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए। और जो हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली में है और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट होते हैं यंग और इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूमेटिक फ़ीवर के बारे में। ये रिवाइवल, मतलब अब बात चल रही है कि ये फ़ीवर आ रहा है तो हमें वापस से जो पेनिसिलिन था हमें उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। कुछ बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई कब बनी थी पेनिसिलिन और अभी तक चली आ रही है, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो पेनिसिलिन के बारे में बात करते हैं 1928 में। सोचो भाई इतनी पुरानी, और ये आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी हमारे इंडिया में, क्योंकि एक तरह से इसका जो प्राइस था वो इतना ज़्यादा हो गया था, अनरियलिस्टिक प्राइस हो गया था भाई इसका। सो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं रूमेटिक फ़ीवर की। ये एंडेमिक हमारे इंडिया में ही होता है। ये इसका कॉज क्या है? ये है एक मतलब ये मेजर कॉज करती है किसको? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। एंथ्रेक्स की बात करते हैं। एंथ्रेक्स जो है वो असम्स के पोबितोरा सेंचुरी में हो गया है। इसमें 2 बफेलोज़ की डेथ हो गई है, 2 एशियाटिक वाटर बफेलोज़ की डेथ हुई है। ठीक है, एंथ्रेक्स की बात कर लेते हैं। ये बैसिलस एंथ्रासिस के थ्रू होता है, जो कि एक जर्म है जो कि मिट्टी में रहता है। और हम जो इंसान है, आम आदमी भी, वो भी एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड हो सकता है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल वूल मीट और से टच में आता है तो। और ये डायरेक्टली जो है ट्रांसमिट नहीं होता है किसी एक इन्फेक्टेड से दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल में। और इसको जो फैलाते कौन है? वो स्पोर्स फैलाते हैं। और ये स्पोर्स जो है क्लोथिंग के थ्रू, शूज़ के थ्रू फैलाए जा सकते हैं। इनको एक तरह से हम हाइड पॉटर्स डिसीज़ भी कहते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है एंथ्रेक्स का वो 60 डे का होता है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स। ठीक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है कभी कभी क्या होता है, और जल्दी कर दो भाई तो जल्दी भी हो जाता है। और एक इसका एक बार यूज़ किया गया था भाई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी, कि इससे लोगों को इन्फेक्ट कर दो भाई, हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी बात नहीं करते हैं। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसंट्रेशन है 1 हॉर्न राइनो का पूरे वर्ल्ड में। एशियाटिक वाटर बफेलो की बात करें तो स्टेट एनिमल है हमारे छत्तीसगढ़ का। और एशियन बफेलो का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो सितंबर 3 को 2019 में जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड जो है पहले ऐसे देश हो गए थे जिन्होंने
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सक्सेसफुली हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लिया था। हेपेटाइटिस बी के बारे में यूपीएससी ने पिछले साल, साल नहीं, मतलब किस साल में क्वेश्चन पूछा है, वैसे मुझे याद नहीं कौन साल में पूछा था, बट पूछा था। ये क्या करता है, लीवर को इन्फ्लेम कर देता है, फुला देता है हल्का सा। देखिए भाई, होती तो वैसे 5 टाइप की हैं, ए बी सी डी, चार होती हैं, लेकिन इसमें 3 के बारे में बात किया तो हम 3 के बारे में बात कर लें। ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग तरह के वायरस जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बन नहीं सकता है। हेपेटाइटिस बी ये भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म आगे जाके बन सकता है। ठीक है जी, सॉरी बी और सी दोनों शॉर्ट टर्म है बट लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। और वैसे ही जो वैक्सीनेशन है ए और बी का तो है, लेकिन सी के लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। फूट एंड माउथ डिजीज़ की बात करते हैं तो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल बोर्ड ने इसको पूरा ब्रूसोसिल्स और इसको एनिमल्स में, लाइफ स्टॉक में ख़त्म करने की बात कही है 2030 तक, सॉरी 2025 तक ख़त्म करना है, और वैक्सीनेशन करके पूरा ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म करना है 30 तक। 100% फंडिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। क्लोवन हूफ्ड एनिमल वैसे होते हैं जैसे कि गाय वाय के पैर होते हैं ना, स्पेशली गाय के, गोट के, तो उनको हम बोलते हैं क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स। इसके बाद ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की बात करें तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की बात करते हैं तो ये जितने भी हमारे जो डॉग्स थे, मतलब टेस्टेड किए गए डॉग में, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में मिले, उनमें ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के एंटीबायोटिक्स जो है उससे पाए गए। एंटीबायोटिक्स पाने का मतलब क्या है भाई, जाहिर सी बात है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तभी हमारी बॉडी ने एंटीबायोटिक्स जो है जनरेट करे, एंटीबॉडीज़ जो है जो जनरेट करे हैं। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है डॉग्स में, डॉग्स के थ्रू टाइगर में, लेपर्ड में, जो कि उस पार्क में रहते हैं, इसलिए भाई ये खतरे का एक अलार्म है। वायरल डिजीज़ है जो कि गैस्ट्रोइंटेंशियल्स, रेस्पिरेटरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा हो सकता है। कोई भी नॉन क्यूरेटिव नहीं है इसके लिए हमारे पास। कितना बड़ा है भाई, अरे चलो छोटा सा ही ख़त्म कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहाँ तक हमने ख़त्म किया, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में बात करते हैं तो चाइना में सबसे पहले देखा गया था, ये फिलीपींस में भी है, देख सकते हैं आप, जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चाइना और मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। कि इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कोई वैक्सीनेशन नहीं है। स्वाइन में होता है, ह्यूमन में जल्दी फैलता नहीं है। जैसे कि आप देखो सिम्टम्स में क्या क्या होता है, सिम्टम्स में सब दिख रहा है आपको, यही चीज़ सिर्फ यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी गई है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए देखो मैंने इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, मैंने डायग्राम देखा, मुझे लग गया सब कुछ इसमें है, क्यों हाईलाइट करना फालतू का। तो आप भी बस ये डायग्राम देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, इनको हम एक तरह से क्रोनिक डिजीज़ भी कहते हैं। मेन टाइप जो है इनका वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक आता है, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एस्थमा, और डायबिटीज़। एनसीडीसीज़ जो होती हैं उनका मतलब हमें प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं कि 2030 तक हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूड है कि भाई कि हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करनी है, मतलब 1/3 ख़त्म करनी है 2030 तक। नेक्स्ट है इबोला वायरस की बात करते हैं तो इबोला वायरस सबको पता है, इनका आउटब्रेक कहाँ हुआ था, कॉन्गो में, और इस टाइम पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लगा दी थी। तो आप मुझे बताओ कि इससे पहले कभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है, और लगाई गई है तो कहाँ लगाई गई है। अब यार ये क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब लगाई गई नहीं लगाई, आप बस मुझे इतना ही बता दो। ठीक है जी, चलो अब एबोला के बारे में जान लेते हैं। जो एबोला है वो एक वायरस डिजीज़ है, तब पीपल्स में आती है, वाइल्ड पीपल्स में फैल सकता है, वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वही भैया, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है बस। देखिए आप एक क्या बोलते हैं, जो अगर वायरस जो है कहीं भी अगर ह्यूमन के ब्लड में रह गया तो वो इंसान फिर इन्फेक्टेड ही रहेगा। ब्रेस्ट मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इसे ट्रांसमिट हो सकता है मदर टू बेबी। अर्ली सपोर्टिव केयर ज़रूरी है, जैसे कि रिहाइड्रेशन ना हो, जो भी और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं सर्वाइवल के लिए, उनको इम्प्रूव किया जाए। और अभी तक वैसे कोई लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं मिला है अभी तक वायरस के लिए, कोई मतलब जितने वायरस है मोस्ट ऑफ द वायरसेस के लिए आपके पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक याद रख लो आप, जितने वायरसेस हैं मोस्ट मैं सारे नहीं बोलूँगी, क्योंकि हो सकता कुछ के लोग मुझे ना पता हो, बट मोस्ट जितना मैंने पढ़ा है उतने के लिए वैक्सीन अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब इसका आउटब्रेक होता है वेस्ट अफ्रीका, मैंने बताया था, मेनली कहाँ पे, गुयाना, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में।
काला अज़हर की बात कर लेते हैं। कैन इन्फेक्ट अदर्स इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। ये बहुत ख़तरनाक होता है भाई, कि एक बार हो गया, हमने ट्रीटमेंट करा ली, लेकिन फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये एंडेमिक है, तो इंडियन सब कंटिनेंट में कहाँ कहाँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल में। सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर है इन द वर्ल्ड। अब काला अज़हर की बात करें तो इसको VL, ये जान लो आप, जो लिखा है मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसको हम ब्लैक फ़ीवर या फिर डुम फीवर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हो, ये आप पढ़ लो के समझ में आ जाएगा सिम्टम्स क्या क्या हैं, बट बताने की ज़रूरत है नहीं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। निपा वायरस की बात कर लेते हैं, तो पहला केस आया था निपा वायरस का, वो 1998 में कामपुंग सुंगाई निपा विलेज, जो कि मलेशिया में है, वहाँ पे था। तो इसी विलेज के नाम पे इसका नाम जो है रख दिया गया। जीनोटिक वायरस है, पिग्स में होता है। नेचुरली होस्ट जो इस वायरस के होते हैं वो फ्रूट बैट होते हैं। और सिम्टम्स वही बताया मैंने, सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा होता है बिल्कुल। कोई वैक्सीन नहीं है, ह्यूमन और एनिमल दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपको हॉस्पिटलाइज किया जाए, आइसोलेशन में रहो, बस और कुछ नहीं हो सकता। और ये हो गया ख़त्म हमारे पास। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, यार ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी जीका वायरस भी है। चलो बस जीका वायरस से भी ख़त्म कर देते हैं, 2 हैं। जो जीका वायरस की बात करते हैं तो ये सिमिलर होता है डेंगू फीवर और येलो फीवर या फिर वेस्ट नाइल वायरस की जैसे। इसको कोई अगर इन्फेक्टेड एडीज़ एजिप्टी मस्कीटो है, तो उनका वो ये वायरस लेके चलती है अपने साथ साथ। और जीका वायरस जो है वो लार्जली ट्रांसमिट होता है इनके काटने से, लेकिन इसके अलावा ये इंट्राउटराइन इन्फेक्शन भी के थ्रू भी हो सकता है। और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा हो, तब भी ये फैल सकता है। पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1945 में जीका फॉल्स, जो कि युगांडा में है, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया जीका वायरस। एक प्रेग्नेंट वीमेन से भी उसके बच्चे में फैल सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इस वायरस को लेकर। और इसका ये भी कहा था, इसके पॉसिबल लिंक है बिटवीन किसका, वायरस और ग्वेलियन बैरे सिंड्रोम, जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि नर्वस सिस्टम के मतलब नर्वस सिस्टम के पार्ट में जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का, उस पर ये अटैक करता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस यही है कि आप मस्कीटो बाइट से खुद को बचा लो और कुछ नहीं। इंडिया में ऐसा पहला जीका वायरस का आउटब्रेक अहमदाबाद, गुजरात 2017 में देखने को मिला था। एक्यूट एंसीफिलिटिस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ बिहार में हुआ था, इसका लोकली नाम चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। हुआ था वो बिहार में, कुछ बच्चों ने खाली पेट लीची खा ली थी तो वो बीमार पड़ गए थे, ऐसा कुछ सीन था। तो देखो इसमें इसको पहले बता देती हूँ। देखो उसमें होता क्या है, कहाँ गया, हाँ जी। जब क्या होता है, हम कोई भी अनराइप फ्रूट खा लेते हैं तो उसमें एक टॉक्सिन होता है हाइपोग्लाइसिन ए, और ये MCPG, मैं इसका नाम नहीं भूल पाऊँगी, तो इसमें इसको MCPG बोल रही हूँ। ये होता है, इससे क्या होता है, बहुत ही सीवियर वॉमिटिंग होती है। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में खा लें तो सीवियर वॉमिटिंग होती है, उसको हम जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस भी कहते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल JE और AES भी लेके आया गया। चलिए वापस हम AES के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टराइज किया गया एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर या फिर चेंजिंग मेंटल स्टेटस के बारे में ही बात होती है। यहाँ तक कि बच्चा कोमा में भी जा सकता है। बच्चा ही नहीं, मतलब किसी भी एज में किसी भी टाइम हो सकता है। मतलब सर्दी गर्मी बुखार कोई मौसम चल रहा हो, नहीं इफेक्ट पड़ता है, और किसी भी एज में हो सकता है। कॉमनली ये चिल्ड्रन और यंग अडल्ट को अफेक्ट करता है। जापानीज़ एंसेफिलिटिस वायरस जो है एक मेजर कॉज है AES का, जो हमारे इंडिया में हो रहा है। निपा वायरस, जीका वायरस जो है वो भी एक तरह का पॉजिटिव एजेंट है AES के लिए। और बाकी मैंने बता ही दिया कि इसका बैकग्राउंड क्या था, वो बच्चों ने खा लिया था लीची, वही था। उम्मीद करती हूँ ख़त्म हो गया। चलो भाई ख़त्म हो गया। इसके बाद एजुकेशन है, इसको हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। मेरी गलतियाँ प्लीज़ मुझे बताते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब तक के लिए बाय बाय, टाटा।